निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगला 1 घंटा पावर पैक्ड शो रहने वाला है, क्योंकि अगले 1 घंटे हम बात करेंगे बजट सत्र की, तो बात करेंगे तमाम और खबरों की भी, बात करेंगे संस्कृति की भी और बात करेंगे विरासत की भी। तो तमाम खबरें होंगी और अगले 1 घंटे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। सुप्रभात। बिल्कुल, शुक्रिया शैला। तो आज जिस तरह से मॉनसून की अगर बात की जाए तो कैसे मॉनसून कुछ राज्यों के लिए राहत है लेकिन कुछ के लिए आफत, किस तरह से वायनाड के हालात हैं और हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की वजह से अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से मिशन मोड में चल रहा है, इस पर करेंगे चर्चा। बात होगी पेरिस ओलंपिक में जुड़े उन तमाम भारतीय एथलीट्स को लेकर भी जिनसे है पदक की उम्मीद, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। लोकसभा में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों और राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों पर चर्चा रहेगी जारी। संसद के दोनों सदनों में विधायी कार्यक्रम सूचीबद्ध। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, प्रशासन, सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव अभियान में जुटी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम बदस्तूर जारी। कहर बनकर बरसा मॉनसून, हिमाचल और उत्तराखंड में आपदा के बाद बचाव अभियान जारी। केदारनाथ यात्रा भी 2 दिन रोकी गई। प्रधानमंत्री मोदी खुद स्थिति पर बनाए हुए हैं नजर। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आज होगा आगाज। सम्मेलन में 3 नए आपराधिक कानूनों, आदिवासी क्षेत्रों में विकास सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नीट पेपर लीक मामले में पहली चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ तय किया आरोप। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द न करने के विस्तृत कारणों के साथ आज सुनाएगा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हिजबुल्लाह इजराइल के बीच बढ़ा तनाव, इजराइल पर दागे दर्जनों रॉकेट। जवाबी कार्रवाई में लेबनान ने आईडीएफ को बनाया निशाना। भारत ने की एडवाइजरी जारी, कहा नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने की दी जा रही है सलाह। पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पेश करेंगे चुनौती। मनु भाकर पर भी टिकी होंगी नजरें। तीरंदाजी, जूडो, एथलेटिक्स, गोल्फ, सेलिंग और रोइंग में भी भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीदें। और सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में लगा शिव भक्तों का तांता। शिवालय में जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की लंबी कतारें। और अब खबरों में सबसे पहले बात करते हैं संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई, जिसके दौरान आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। चर्चा पूरी होने पर मतदान भी होना है। लोकसभा में आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान लोकसभा सदस्यों की ओर से पेश संकल्पों पर चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यों पर आगे की चर्चा होनी है। इसके साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान राज्यसभा सदस्यों की ओर से पेश संकल्पों पर चर्चा होनी है। तो लोकसभा में कई विधायी कामकाज सूचीबद्ध हैं और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात कुमार आलोक, आज क्या कुछ कामकाज होने वाला है, उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि लोकसभा में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग पर जो अनुदान की जो मांगे होती है उस पर चर्चा होगी
और उसके बाद मतदान होगा। और इसके अलावा जो शुक्रवार का जो दिन होता है, खासकर सदन में आप देखेंगे तो वो प्राइवेट मेंबर बिल का होता है। और प्राइवेट मेंबर बिल में जो निजी जो सांसद होते हैं वो अपना निजी बिल रखते हैं, और कभी कभी ये बिल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, विगत में भी देखा जा चुका है। और उसमें एक प्राइवेट मेंबर बिल में एक चीज़ जो छनकर सामने आ रही है कि उसमें जो किसान आंदोलन जो हुआ था और किसान जो मांग कर रहे थे एमएसपी की गारंटी को लेकर के, और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो बार बार सदन में ये सवाल उठाते रहे हैं। और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप अगर देखें कि 2014 के पहले किसानों को क्या एमएसपी मिलती थी, चाहे वो दलहन हो, चाहे वो तिलहन हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो, उस पर एमएसपी क्या था और आज की डेट में क्या एमएसपी दे रही है सरकार। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब किसान नेताओं से राहुल गांधी मिले थे, 7 किसान नेताओं से, तो उन्होंने ये वादा किया था कि प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे संसद में। तो देखना होगा कि क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर के। लेकिन अगर वही हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर वही अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, और वहाँ भी दोपहर के बाद मतलब 0 आवर और क्वेश्चन आवर के बाद वहाँ भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए जाएंगे। तो अगर देखा जाए कि पूरे सत्र में गहमा-गहमी तो रही, नोक-झोंक भी रहा, लेकिन संसद की जो प्रोडक्टिविटी है, जो कार्यवाही है वो चली। और प्रोडक्टिविटी में आप कह सकते हैं कि 80 to 90% प्रोडक्टिविटी रही है अभी तक। और अब देखना होगा कि आज कुछ और मामले हैं जहां पर जैसे कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था कि एससी और एसटी के जो एससी एसटी की जो जाति है और उसमें जो क्रीमी लेयर हैं उनको बाहर किया जाए, और मतलब जो आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। तो हो सकता है कि आज इस पर जो सदस्य हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अपनी बातों को संसद में रख सकते हैं। जी, और साथ ही कुमार, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदान मांगों पर भी चर्चा है, वहीं कृषि मंत्रालय के अनुदान मांगों पर भी चर्चा है। 2 अहम क्षेत्र माने जाते हैं, खासतौर पर जब बजट एलोकेशन होता है तो इन्हीं दोनों सेक्टर्स पर रहता है फोकस ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने देखा था कि कल रेलवे के अनुदान मांगों पर जब चर्चा हुई, और चर्चा के बाद जब रेल मंत्री ने जब जवाब दिया तो ये बताया कि विगत के जो 50 साल रहे हैं और 2014 के बाद जो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो किस तरीके से रेलवे में एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। जो रेल एक्सीडेंट के नाम पर जब घेरने की कोशिश होती है सरकार को, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया कि 68% कमी आई है रेल दुर्घटनाओं को लेकर के। इसी तरीके से जो रेल लाइन बिछाने का काम है, या रेल लाइन के विद्युतीकरण का मामला है, या आप कहें कि रेलवे सेफ्टी का जो मामला है, उस पर विस्तार से कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया। तो आशा की जाती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कुमार आलोक हमेशा कहा है कि रेलवे के लिए स्वर्णिम काल है, और कल जिस तरह से चर्चा हुई वो सार्थक साबित हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और जिस तरह से बजट में तमाम सेक्टर्स पर जो एलोकेशंस होते हैं, उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। और क्योंकि यहाँ पर बात हम स्वास्थ्य की कर रहे हैं, उससे जुड़े तमाम एलाइड सेक्टर्स, मत्स्य पालन की आप बात करें, डेयरी की आप बात कीजिए, तो इन तमाम सेक्टर्स पर भी अहम तौर पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, और खबरों में बढ़ें आगे तो बात कर लेते हैं कि केरल के वायनाड में किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ किया गया है। केरल के वायनाड में लोगों को सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा 250 के करीब पहुंच गया है, और आंचल अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ने के आसार हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरी स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्थिति की जानकारी ली है। इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कल से वायनाड के दौरे पर हैं और पीड़ितों से मिल रहे हैं। बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो इसके लिए एयरफोर्स का चिनूक 3 टैंकर, एटीएफ की मदद भी वहां भेजी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के अनुरोध पर पीएमओ ने हर जरूरी सहायता के प्रति आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त भारतीय तट रक्षक बल का जहाज अभिनव है, उसे तैनात किया गया है, जो वायनाड में आपदा राहत शिविरों में वितरण के लिए जीवन रक्षक उपकरण, राहत सामग्री, दवाइयां और ताज़ा पानी लेकर जा रहा है। डिप्टी कमांडेंट विवेक कुमार दीक्षित की अगुवाई में 35 आईसीजी कर्मचारियों का एक दल
30 जुलाई से चूरलमाला और आसपास के गांव में बचाव अभियान चला रहा है। और इस पूरे बचाव अभियान में केरल सरकार, सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, अग्निशमन और बचाव सेवाएं, स्थानीय पुलिस और विभिन्न स्वयंसेवी जो समूह है वो शामिल है, वो कार्य कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहाँ पर C-17 विमानों ने बचाव सहायता कार्यों के लिए बेली ब्रिज, डॉग स्क्वाड, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक उपकरणों जैसे कि 53 मीट्रिक टन आवश्यक साजो सामान की आपूर्ति की है। और वायनाड से ही ताज़ा अपडेट के साथ नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए। नीरज, हमें लगातार आपकी रिपोर्ट्स भी देखी हैं और वहाँ जिस तरह से आपने जॉर्ज कुरियन से भी बातचीत की, जिन्होंने माना कि प्रधानमंत्री इस पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। अभी क्या ताज़ा हालात है, क्योंकि लगातार इन आंकड़ों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन केरल सरकार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मिशन मोड पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करती हुई। देखिए, बिल्कुल आंचल, आंकड़े बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में ये आंकड़े बढ़ेंगे भी, क्योंकि अभी आप देखें तो 277 के करीब जो लोग हैं वो मिसिंग हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारी एनडीआरएफ के जो आईजी हैं उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि तमाम तरह की परेशानियां हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जिस पुल का इंतजार था वो पुल सेना ने बना दिया है। अब जो सामग्री है, जो भारी उपकरण हैं, वो आसानी से मुंडकई जो इलाका है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आज सुबह से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बारिश लगातार रात से हो रही है। इस समय भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और हमारे कैमरामैन मोहित उइके दिखाएंगे। मैं आपको वो इलाका दिखाता हूँ। अगर जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है आंचल, यही पहाड़ी है और इसी पर ही वो जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। मुंडकई जो इलाका है वो यहाँ पर मौजूद है और चूँकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड वहाँ पर हुआ था, उसके बाद करीब 7 से 8 फीट ऊंची जो मलबा है वो अभी उस इलाके में जमा है। उसको जीसीबी के माध्यम से निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब एनडीआरएफ के द्वारा हमको ये बताया गया कि बचने की संभावना अब शायद बहुत कम है। अब कोशिश यही है कि जो लोग जो मिसिंग हैं उनको खोजने का जो काम है वो किया जाए, क्योंकि उस इलाके में 7 से 8 फीट तक जो मलबा है वो अभी मौजूद है। और हालांकि आप देखें कि वायुसेना हो, नौसेना हो, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये लगातार जारी है और प्रधानमंत्री खुद भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। अभी जो लोग मिसिंग हैं, क्या कह सकते हैं कि कितने लोग अभी मिसिंग होंगे, कितने और लोग निकाले जा सकते हैं? साथ ही साथ ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कब तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि मौसम जिस तरह से खराब हो रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो अभी लंबा चलेगा और क्योंकि अभी पूरा का जो पूरा इलाका है, आप देखें वहाँ पर भी रेस्क्यू पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। जैसा कि पुल का इंतजार था तमाम लोगों को, बड़े बड़े जो वाहन हैं या बड़े बड़े जो उपकरण हैं वो उन इलाकों में पहुँचाए जाएँ। काफ़ी बड़ा एरिया है और 277 के करीब जो लोग हैं अभी भी मिसिंग हैं। अब चूँकि अच्छी बात यह है कि पुल बन गया है तो जो बड़े और भारी उपकरण हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन रात से ही बारिश हो रही है। इस समय भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि ये बारिश लगातार होती रहेगी। हालांकि कल थोड़ा सा आराम जरूर हुआ था और बारिश नहीं हुई थी, मौसम भी थोड़ा खुला था, लेकिन रात से ही लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश तमाम तरह की परेशानियाँ पैदा करती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारी कल केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, उनसे बात हुई। उनका कहना था कि वो पल पल की जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री को सौंप रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा भी तमाम तरह के जो उपाय हैं, चाहे आप देखें कि एनडीआरएफ हो, इसके अलावा नौसेना हो, वायुसेना हो, सेना हो, 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपदा इतनी बड़ी है और जो इलाका इतना बड़ा है तो लोगों को, जो मिसिंग लोग हैं, उन्हें खोजने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मौसम भी बार बार चुनौतियाँ पेश करता है। अब लगातार अगर बारिश होगी तो उस स्थिति में रेस्क्यू करने में भी मुश्किलें आएंगी। अब चूँकि 3 दिन हो गए हैं इस पूरी घटना को, तो अब वहाँ पर बीमारी फैलने का भी एक खतरा है। यही कारण है कि तमाम दवाइयों से लेकर डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद है कि जो दूसरे लोग हैं, कम से कम जो रेस्क्यू कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना आए। तो ये तमाम तरह की कोशिशें लगातार जारी हैं और इस आपदा के बीच में खोजने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन घटना बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है और मौसम बहुत बड़ी बाधा पैदा कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, जिन तमाम जानकारियों को वायनाड से हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। हमारी खास पेशकश नया सवेरा लगातार जारी है।
लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज चल रहा है, युद्ध स्तर पर जारी है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर बादल फटने से 50 से अधिक लोग लापता हैं और 2 लोगों की मौत की खबर है। हालात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से प्रभावितों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने को भी कहा है। बिल्कुल, इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात कर वहां के हालात की जानकारी ली। शिमला के रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड में बादल फटने से काफी जान माल का नुकसान हुआ है। 20 लोगों की ज्वाइंट टीम मौके पर उपस्थित है। चंबा में भी बादल फटने से कई घर और गाड़ियां मलबे में दबे, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बादल फटने के बाद पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और वहीं मनाली में व्यास नदी ने भी फिर से अपना रास्ता बदला है, जिसकी वजह से हाईवे डूब गया है। अगर आज की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और हिमाचल के ऊना, बिलासपुर, सोलन सहित कई जिलों में 2 से 6 अगस्त तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने मंडी के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया। लोगों को नदी नालों के नजदीक नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। तो कुलदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, अभी क्या कुछ अपडेट है वो बताइए। धन्यवाद शैला जी। बिल्कुल, पिछले कल 1 अगस्त को श्रीखंड की पहाड़ियों में, कुल्लू ज़िले की पहाड़ियों में ये जो बादल फटने की घटनाएं जो है क्रमवार सिलसिले से भीमद्वार से लेकर के नैन सरोवर तक का जो पूर्ण क्षेत्र था, वहाँ पर बादल फटने की ये जो घटनाएं पेश आई हैं, उनका जो जल जो है बंटकर जो है दोनों तरफ ज़िलों को प्रभावित करता नजर आया, जिसमें एक और कुल्लू ज़िले के लगभग 3 क्षेत्र जो है इसमें प्रभावित हुए हैं, जिसमें बागी पुल का और समेज खड्ड का जो क्षेत्र आता है वो शिमला जिले को छूता हुआ क्षेत्र है, जिसमें रामपुर उपमंडल के तहत वो आता है, जहां पर सबसे अधिक नुकसान देखने को मिला है। जहां पर ये पुष्टि की गई है कि 36 लोग जो है एक ही गांव से वहां पर लापता हो गए हैं। अगर इन 36 लोगों की हम बात करें तो इन 36 लोगों में भी 33 लोग ऐसे हैं जो शिमला जिले के रहने वाले और 3 लोग ऐसे हैं जो कुल्लू जिला से संबंधित थे। अभी तक इनका कोई सुराग नहीं लग पाया है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इस तरह से 2 नदी घाटियों के क्षेत्र में बसा हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल भराव की समस्या अचानक से आने से इन लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये हादसा करीब रात के 1:30 बजे के आसपास जो है पेश आया था। हालांकि सुरक्षा और आपदा राहत जो बल है वहां पर पहुंचने में भी काफी समस्याएं उन्हें आई है, क्योंकि जो संपर्क मार्ग था इस क्षेत्र का वो कट चुका था और इस तरह से वहां पर मशीनरी भी समयबद्ध तरीके से नहीं पहुंच पाई है। कल पिछले पूरे दिन भर वहां पर बचाव कर्मियों का जो है बचाव अभियान जारी रहा, लेकिन किसी भी शव या फिर किसी भी व्यक्ति को वहां पर रेस्क्यू करके नहीं निकाला जा सका है। हालांकि इस बारे में प्रशासन ने यह जरूर कहा है कि 85 किलोमीटर के इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को चेक किया जाएगा, रेकी किया जाएगा और सभी जितने भी लोग इसमें लापता हुए हैं उन्हें ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए ADC शिमला को जो है इसमें डेप्यूटी इंचार्ज ऑफ इंसिडेंट जो है बनाया गया है, वहां पर वो तैनात हैं। जो जिले हैं वो मौसम की मार झेल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी
मुसीबत बनकर हिमाचल प्रदेश के ऊपर मंडरा रहा है। साथ ही साथ जो लोग लापता हैं, मलबा वहां पर मुंह बाए खड़ा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जल्द ही इस आपदा से निपट कर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं उत्तराखंड की भी। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा से उत्पन्न स्थिति पर प्रधानमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी ली। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 रवाना किया गया है और 3 टैंकर ATF की मदद से केंद्र सरकार की ओर से इसे भेजा गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर पीएमओ ने हर आवश्यक सहायता के प्रति आश्वस्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्थिति की जानकारी ली है और इसके साथ ही साथ केदारनाथ में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। और इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको ये भी बताएं कि अब तक भीमबली, रामबाड़ा, लिंचौली में फंसे 425 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर दिया गया। इसके साथ ही केदारनाथ यात्रा मार्ग में फंसे 1,500 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और टेहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। और हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त देहरादून से जुड़ गए हैं। आशीष, क्योंकि जब हम देवभूमि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चुनौती 2 तरफ से है। मौसम तो है ही और साथ ही साथ क्योंकि केदारनाथ की यात्रा भी चल रही है। किस तरह से वहाँ पर प्रशासन इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है? ये उत्तराखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए परसों बुधवार को देर रात 7:30-8 बजे के लगभग जो है जिस तरीके से भावियाँ या बरसात यहाँ पे हुई, भारी बारिश हुई और उसके साथ साथ यहाँ पे देखा गया जो केदारनाथ मार्ग है गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक का, तो वहाँ पे जो है बादल फटने की घटनाएं सामने आई। 2 पुल वहाँ पे बह गए, कई जो यात्री थे वो वहाँ पे फंसने की सूचना आई। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जो धामी सरकार है तुरंत जो है इस बार कार्रवाई यहाँ पे करते हुए दिखी। जैसे ही यहाँ पे बादल फटने की घटना सामने आई, तुरंत सचिवालय पहुंचे, मॉनिटरिंग करी, आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे, सभी अधिकारियों को जो है वो निर्देशित यहाँ पे किया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी जो बादल फटने की घटना है, तुरंत अधिकारियों को, डीएम को निर्देशित किया गया। रुद्रप्रयाग डीएम को तुरंत मौके पर पहुंचे और जो यात्री हैं, जो केदारनाथ यात्रा में जो यात्री फंसे हुए हैं, उनको तुरंत वहाँ से निकाला जाए। तुरंत जो है SDRF की टीमें वहाँ पे तैनात कर दी गई। हालांकि रात होने के कारण और जिस तरीके से बारिश जो देखी गई थी, बारिश काफी तेज थी अगर बारिश की बात करी जाए तो, क्योंकि बादल भी वहाँ पे फटा, तो तुरंत वहाँ पे कार्रवाई भी की गई। SDRF की टीम वहाँ पे गई। रात्रि होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ी। अब अगर बात करी जाए तो कल जिस तरीके से 2200 से 3000 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया गया है, 700 लोगों को सकुशल अभी तक सोनप्रयाग जो है रेस्क्यू कर दिया गया है। पूरे इलाकों को जो है वो खाली करवाया गया है, जो सेफ जोन पे उनको रखा गया है। फूड पैकेट्स वहाँ पे वितरित किए गए। खुद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने वहाँ पे हवाई निरीक्षण भी किया और स्थलीय निरीक्षण भी किया, लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, वहाँ पे देखा जिस तरीके से अभी जो है वहाँ पे जो पूरे इलाके को उन्होंने नजर बनाई। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश किए कि जो भी श्रद्धालु हैं उनको एक सेफ हाउस में वहाँ पे रखा जाए, सुरक्षित जगह पे वहाँ पे रखा जाए, धीरे धीरे निकाला जाए। इसमें सबसे बड़ी बात एक ये देखी गई कि SDRF की भूमिका जो देखी गई वो सबसे ज्यादा अच्छी देखी गई कि तुरंत SDRF की टीमें वहाँ पे गई, सकुशल उन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग वहां पे बनाया और जिन लोगों को वहां पे वैकल्पिक मार्ग के द्वारा निकाला गया और कई लोगों को जो है वो हवाई हेलीकॉप्टर से वहां पे निकाला गया। बिल्कुल, तो प्राकृतिक आपदा के कारण ये जो तमाम तबाही का मंजर है, उससे निपटने के लिए शासन प्रशासन की ओर से लगातार युद्ध स्तर पर कार्रवाई जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। बिल्कुल, लगातार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए AD न्यूज पर हमारी खास पेशकश नया सवेरा। भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, ए
सत्यानाश। भाई नुकसान कैसा भरेगा तू? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बात हम कर रहे हैं जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा है और उससे बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश देखने को मिली है। लगभग सभी क्षेत्रों, खासकर उत्तरी गुजरात में अच्छी मात्रा में बारिश हुई है और इसलिए आज भी उत्तरी गुजरात के क्षेत्र के जो किसान हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। IMD ने पूरे गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं राज्य में औसत वर्षा लगभग 60% दर्ज की जाती है और दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में ये लगभग 75% है, जबकि नगर गुजरात में ये लगभग 43.45%। कच्छ का औसत लगभग 85% है। और हमारे साथ पार्थ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। पार्थ, खास तौर पर अगर मूसलाधार वर्षा की बात की जाए तो किसानों के लिए खुशखबरी है। उस लिहाज से तमाम जिन अलग अलग पार्ट्स का हमने गुजरात में जिक्र किया, उस हिसाब से वर्षा किसानों के लिए उनके चेहरों पर मुस्कान लेकर आई है। जी अंकल, जैसे कि आपने कहा कि संपूर्ण गुजरात में पिछले 24 घंटों में काफी बारिश हो चुकी है। बारिश की गति थोड़ी धीमी रही, इसकी वजह से कहीं प्रॉब्लम्स का सामना किसी को नहीं करना पड़ा। खास करके अगर मैं किसानों की बात करूं तो उत्तर गुजरात के काफी जिले हैं, जैसे कि साबरकांठा, पाटण, बनासकांठा, महसाणा के, जहां पर कम बारिश होती है ज्यादातर। इस बार अच्छी बारिश की वजह से वहां के किसान काफी खुश है। जैसे कि आपने कहा कि औसतन 60% बारिश पहले 2 महीनों में, मतलब पहली जून से लेकर 31 जुलाई तक हो चुकी है। तो पहले ही फेज, बारिश के पहले ही फेज में काफी बारिश हो चुकी है, तो ये बहुत ही अच्छे संकेत है किसानों के लिए। साथ में अगर मैं बात करूं तो कच्छ में 85% बारिश अभी तक हो चुकी है। तो कच्छ में काफी जल एकत्रित हो चुका है। वहां के जो रिजर्वायर्स है, वहां के जो जलाशय है, वो भी काफी भर चुके हैं। तो वहां के जो किसान है वो भी काफी खुश है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की अगर मैं बात करूं तो IMD ने आज भी हाई अलर्ट जैसी सिचुएशन की बात करी है और कहा है कि 2 से लेकर 7 अगस्त तक 2 सिस्टम गुजरात के ऊपर सक्रिय है। तो इससे हो सकता है कि आने वाले 5 दिनों में भी काफी बारिश गुजरात देख सके और इसकी वजह से IMD ने हाई अलर्ट कहा है, साथ में किसानों को और साथ में जो पानी में लेकिन पार्थ, एक चीज ये है, देखिए कहीं पर ये बारिश जो है लोगों के खुशी का कारण बन रही है, उनके चेहरों पर मुस्कान लेकर आ रही है, तो कहीं पर ये परेशानी का सबब भी बन रही है। तो ऐसे में कई जगह पर लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी शैला, बिल्कुल सही बात है। पर पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ है कि बारिश की जो गति है वो काफी धीमी हो चुकी है। तो उससे पिछले 1 हफ्ते में जितने भी रोड रस्तों पर पानी भर चुका था, जितने भी पोजवेज पानी में चले गए थे, उससे थोड़ी राहत वहां के जो लोकल लोग हैं उनको मिली है। और ये धीमी धार की वजह से अभी कहीं पर भी पानी भराव का, जलस्तर भराव का कहीं दृश्य हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये अच्छे संकेत है सामान्य लोगों के लिए। आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आज हवामान विभाग ने कहा है कि काफी बारिश हो सकती है। तो आज के दिन में क्या होता है वो देखने जैसा है। और IMD ने कहा है कि आज हाई अलर्ट जैसी सिचुएशन, चलिए तो आज IMD का जो अलर्ट है उसी पर गुजरात फोकस करेगा। लेकिन जिस तरह से 2 दिनों में बारिश हुई है, वो जो राष्ट्र का अन्नदाता होता है किसान, उसके लिए एक अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए सीधे अहमदाबाद से। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां बिजली गिरने से कुल 12 लोगों की मौत हुई है। बिहार के गया में 5, नालंदा में 2, रोहतास में 2 और जहानाबाद में 3 लोगों की मृत्यु हुई। इन लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया। CM ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वो प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुदान राशि देने का निर्देश भी पदाधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने गया के बेला में वज्रपात से घायल लोगों के समुचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। साथ ही घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें।
खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए नया सवेरा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब नया सवेरा में खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। ये सम्मेलन राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपाल भाग लेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री, जनजातीय मामले मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, गृह मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। वहीं सम्मेलन में एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता, जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे फोकस क्षेत्रों का विकास, मेरा भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और प्राकृतिक खेती, जनता से संपर्क बढ़ाना और राज्य में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय में राज्यपालों की भूमिका शामिल है। राज्यपाल अलग अलग समूहों में इन विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। समापन सत्र में ये समूह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुति देंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली की मेयर शेली ओबरॉय ने साफ तौर पर मृतक छात्रों में 4 पुस्तकालय स्थापित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने ये भी लिखा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम छात्रों के लिए सार्वजनिक पढ़ने की जगहों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बने लाइब्रेरी के अंदर बारिश का पानी घुसने से 3 एस्पिरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसे लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्र कोचिंग केंद्रों में पुख्ता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और हमारी संवाददाता कृतिका ओल्ड राजेंद्र नगर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृतिका, हम देख रहे हैं उसके बाद से लगातार कार्रवाई भी जारी है, कई संस्थानों पर ताले भी लगे हैं, कई को नोटिस भी भेजा गया है, लगातार इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशित हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने छात्रों से बात भी की होगी, क्या कुछ कह रहे हैं छात्र? देखिए शैला, यहाँ पर जब मैं आई थी तो कई सारे छात्र जो हैं वो आज सुबह भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 6ठा दिन है इस प्रदर्शन का और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तीनों जो बच्चे हैं जिनकी जान इस हादसे में चली गई है उन तीनों को न्याय मिले, साथ ही ये हादसा अब दोबारा आगे आने वाले समय में ना हो, इसको लेकर के कई सारे कदम सरकार की तरफ से और एनसीटी की तरफ से उठाए जाने चाहिए और उसको लेकर ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि आज सुबह से भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है और सीधे तौर पर अगर देखा है तो बच्चों की मांग है कि बच्चे जो है पूरे देश में अलग अलग छोटे छोटे जिलों से निकल कर आते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, और उनसे
काफ़ी जो रकम है वो रेंट की वसूली जाती है। इसके अलावा अगर खाने पीने की व्यवस्था देखें और साथ ही जो कमरे जहाँ पर ये बच्चे रह रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और ऐसे में ज़्यादा कमी, और जब भी बारिश होती है यहाँ पे तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। हालांकि इन बच्चों का ये भी कहना है कि काफ़ी लंबे समय से ये दिक्कत चली आ रही है, लेकिन शायद एमसीडी को इंतज़ार था किसी हादसे का और ये हादसा अब हो चुका है, लेकिन अभी भी इंतज़ार इस बात का है कि अब कार्रवाई इस पूरे मामले पर कब होगी। कार्रवाई की अगर हम बात करें तो ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। साथ ही अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक की जमानत भी हो चुकी है। जो ड्राइवर था, जो गाड़ी लेकर के उस दौरान यहाँ से निकला था, उसकी जमानत हो चुकी है। लेकिन बाकी अभी 6 लोगों की अगर हम बात करें तो वो अभी भी हिरासत में है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। अब आगे इस तरीके के हादसे ना हो, हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से एक कदम भी उठाया गया, एमसीडी ने भी ये कदम उठाया है कि यहाँ पर पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ बेसमेंट है वहाँ पर कार्रवाई की गई है। बेसमेंट में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, इसको लेकर के कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कार्रवाई होना शायद बाकी है, या उन जगहों पे भी हादसों का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखें तो हम अगले 6 महीने के बाद में दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो क्या वाकई जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इस बीच आड़े हाथों आ रही है कार्रवाई करने को लेकर के, क्योंकि जो पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। और इसको लेकर कोर्ट की तरफ से भी फटकार एमसीडी को लग चुकी है कि जो छोटी मछलियां आपने उन पर सीधी कार्रवाई की है, जो बड़े अधिकारी हैं उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शैला, बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब ने दिल्ली को झीलों का शहर बताया था, उस हिसाब से जो जल भराव खास तौर पर देखा गया, जिसका नतीजा उन एस्पिरेंट्स ने भुगता है, उस पर किस तरह से आगे अब कार्रवाई होगी, सभी की निगाहें इसी पर है। बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका इन तमाम जानकारियों को ओल्ड राजेंद्र नगर से हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं सीबीआई की, जिसने बिहार में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ पहली बार चार्जशीट दाखिल की है। इसमें मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और 11 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया था। ये मामला इस वर्ष 5 मई को पटना के शास्त्री नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और 23 जून को इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब तक 58 स्थानों पर तलाशी ली है और बिहार पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपियों समेत 40 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जांच में पता चला कि नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से एक दिन पहले झारखंड के हजारीबाग केंद्र से लीक हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार करने के विस्तृत कारणों के साथ अपना निर्णय सुनाएगा। 23 जुलाई को आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण और रिकॉर्ड पर रखे गए अन्य आंकड़ों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने पुनः परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया था। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कहा कि प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की कोई जगह नहीं है। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग किशोरी के दुष्कर्म की घटना सामने आई। बीते 2 महीने से नाबालिग के साथ आरोपी दुष्कर्म कर रहे थे। और इस घटना में समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष सहित 2 लोगों के शामिल होने की खबर है, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो अयोध्या में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला, और इस पर एक्शन में योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है।
अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं, और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इसमें पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर 91, इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के झूठे आरोपों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर आम आदमी के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ है। दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC की अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई। ये 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं, और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूंसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं? तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र मोहनलालगंज का जो एरिया है वहां आकर के कन्वर्जन का काम करता था। इसके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको लगना पड़ा। उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। इनकी लॉबी इतनी मजबूत है कि उसको तोड़ पाना व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये 2008-2009 से संचालित इनकी संस्था है, जिसमें ये हजारों की संख्या में लोगों को शनिवार को बुला लेते थे, इतवार को अपना पानी जल प्रसाद दे के और हालेलुया संबोधन, जो इनके वर्ग में, इनकी कास्ट में इनको भगवान मानते हों, सभी को बताते थे कि राम रहीम कुछ नहीं है, जो है वो हालेलुया है। अभी तो यही है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रहा है। अगर मान लीजिए धर्मांतरण किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ये देश हमारा हिंदुस्तान है। 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया है, अब वो यहाँ आके हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दें,
धर्म परिवर्तन की घटनाओं की गंभीरता और लोगों की परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 पेश किया, जिससे धर्म परिवर्तन कराने वाली पूरी लॉबी बेचैन हो उठी। वे बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इतने कड़े कानून की जरूरत क्यों है, जबकि नवंबर 2020 में एक ऑर्डिनेंस आया था जो कि दोनों सदनों में बाद में पास होकर के उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की तरह लागू हुआ। फिर नया कानून क्यों? दरअसल नए कानून के तहत उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराने में लिप्त पाए जाने वाले की सजा अब उम्र कैद होगी। विधेयक के तहत तथ्यों को छिपाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। वहीं धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंड लेना और किसी भी अवैध संस्था से फंड लेना अपराध के दायरे में माना जाएगा, जिसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है। 10 लाख आर्थिक जुर्माना, 14 साल या उम्र कैद की सजा का प्रावधान इसे सख्त कानूनों में से एक बनाता है। धर्म परिवर्तन की दिशा में संगठित रूप से काम करने वाले गिरोह अब परेशान हो उठे हैं। शायद अब गरीब और जरूरतमंद लोगों को साजिशन निशाना बनाने से पहले उनके सामने कड़े कानून का भय होगा। अब आसानी से पढ़े लिखे लोगों को बरगलाने से पहले उन्हें सजा जरूर नजर आएगी। उम्मीद की जानी चाहिए गाजियाबाद, मेरठ से लेकर कानपुर, रायबरेली से लेकर चंदौली तक और बुंदेलखंड से लेकर रुहेलखंड तक, यानी पूरे प्रदेश में धर्मांतरण पर कानून का अंकुश होगा। किसी लालच, भय या परिस्थिति का लाभ उठाकर धर्म के दुकानदार धर्मांतरण नहीं करा पाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कानून के आने के बाद धर्म परिवर्तन रुकेगा और लोग अपने धर्म में जीवन आसानी से जी सकेंगे। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, मोहनलालगंज, लखनऊ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अखबारों की सुर्खियां। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत और अब आइए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या के पास। संध्या, क्या कुछ है आज अखबारों के पिटारे से? चला अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ द्वारा जो कल फैसला सुनाया गया उस खबर के साथ, जिसमें कहा है कि SC/ST आरक्षण कोटे में भी कोटा मंजूर रहेगा। ये कहा गया कि राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं, यानी कि अधिकार राज्यों को दिया गया। हालांकि इसमें क्या कुछ एहतियात बरतना होगा, इस बात पर भी फोकस किया गया है। और आपको बता दें कि 2004 का ये फैसला था जिसे कल पलट दिया गया। एक और खबर की बात करें तो ये है प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन और
और झमाझम हो रही बारिश से जो जनजीवन प्रभावित हो रहा है उससे जुड़ी हुई खबर, जिसे नवभारत अखबार के साथ ही अन्य प्रमुख अखबारों ने भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। और नवभारत टाइम्स अखबार की अगर बात करें तो लिखा है कि हिमाचल उत्तराखंड में बादल फटे, वायनाड में भी कई लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल में 5 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही साथ करीब 50 लोग लापता हैं और बचाव अभियान वायनाड में भी, हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जारी है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो ये है द्विपक्षीय वार्ता जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री के बीच हुई और इसमें जो अहम समझौते हुए हैं उसको लेकर के एक खबर प्रकाशित की गई है। साथ ही ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद के समर्थक हैं। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। एक और खबर की बात करें तो ये है इजराइल हमले से जुड़ी हुई, जिसमें तनाव अब बढ़ने की संभावना को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का परामर्श जारी किया है। एक और खबर की बात करें तो ये है पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई, जिससे एक बार फिर भारत का मान बढ़ा है, भारत का गर्व बढ़ा है। और स्वप्निल ने जो कल कांस्य पदक जीता उसको लेकर के अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि दिल तेजी से धड़क रहा था लेकिन मैंने नियंत्रण नहीं खोया। और इसको लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री की तरफ से भी खिलाड़ी स्वप्निल को शुभकामनाएं, संदेश प्रेषित किए गए हैं। इस खबर को लिया गया है। और चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं, जिसे हरिभूमि अखबार के साथ ही अन्य अखबारों ने भी लिया है और लिखा है कि 16 और खाद्य वस्तुओं की थोक खुदरा कीमतों पर रोजाना के आधार पर निगाह रखेगा केंद्र। यानी कि जो कीमतें हैं इन खाद्य वस्तुओं की उसको बरकरार यथास्थिति में रखा जाए, वो कीमतें ज़्यादा ना बढ़े, इसको लेकर के केंद्र सरकार ध्यान रखेगा। आपको बता दें कि 22 जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं उन पर नज़र लगातार केंद्र सरकार रखता है और 16 इसमें और जुड़ गई हैं। यानी कि 38 खाद्य वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर अब केंद्र सरकार की नज़र रहेगी ताकि जो इनकी कीमतें हैं उनमें इजाफा ना हो। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खास खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतने कम समय में और रोचक तरीके से सभी मोर्चों से खबरें समेटकर हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। और अब खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। तो पेरिस ओलंपिक में आज के निशानेबाजी में पुरुषों के स्कीट के क्वालिफिकेशन में आनंदजीत सिंह नरू का हिस्सा लेंगे और उनसे भी उम्मीद की जा रही है पदक को लेकर। तो स्कीट क्वालिफिकेशन में आनंदजीत सिंह नरू का लेंगे भाग। और वहीं मनु भाकर से भी उम्मीद है, 25 मीटर पिस्टल में वो उतरेंगी और पदक की उम्मीद। साथ ही साथ मनु के अलावा ईशा सिंह भी क्वालिफिकेशन में आएंगी नजर। वहीं सेलिंग में भारत की नेत्रा कोमानन महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में रेस 3 और रेस 4 में हिस्सा लेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में विष्णु सर्बानंद रेस 3 और रेस 4 में प्रतिस्पर्धा करते दिखाई देंगे। हॉकी में भारतीय टीम का सामना शाम 4:45 पर ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय टीम बेल्जियम से मिली हार को पीछे छोड़कर जीत के इरादे से उतरेगी। बैडमिंटन में शाम 6:30 पर लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। उनका सामना चीनी ताइपे के खिलाड़ी से होगा। और आइए बात करते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई।
और आपको बता दें कि सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बिल्कुल, और आप भी देखिए शिव मंदिर की ये सुंदर तस्वीरें, इनका लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण